हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम जर्नल हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उसी में ही आज ये नेक्स्ट वीडियो होगा। 2 से 3 पेपर आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल हिंदी के, ठीक है। और जनरल हिंदी सभी के एग्ज़ाम्स में आती है, चाहे वो TGT हो, PGT हो, PRT हो, राइट, और या फिर कोई नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम हो DSSB में। तो यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी अगर आपको जनरल अवेयरनेस या फिर हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, और DSSB PYQ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी PYQ की। तो अब बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं हिंदी के पहले क्वेश्चन के साथ। हिंदी का पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो पहला जो हमारा जिस टॉपिक से हिंदी का सवाल पूछा जा रहा है वो है संधि टॉपिक से। तो विसर्ग संधि का यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दुष्चरित्र। तो दुष्चरित्र जो है ये दुहु यानी कि दु के आगे विसर्ग प्लस चरित्र से बनता है, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि दुहु प्लस चरित्र बन जाता है दुष्चरित्र। क्लियर हो गई इतनी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है कौन सा तत्सम शब्द का चयन। तत्सम शब्द कौन सा है। अब ये आ गया तत्सम तद्भव वाले टॉपिक से। तो तत्सम शब्द जो इनमें है वो है चटिका। तत्सम शब्द वो होते हैं जो शुद्ध हिंदी, प्योर हिंदी वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो चटिका जो होगा इनमें से तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके बना है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो किसी भी शब्द के शुरू का जो पार्ट होता है वो उपसर्ग होता है और एंड वाला जो पार्ट होता है बिल्कुल लास्ट वाला प्रत्यय होता है। तो इनमें से जो शब्द प्रत्यय से मिलकर बना है वो है रिश्तेदारी। आरी जो होगा, रिश्तेदारी में एंड का जो वर्ड है क्या आ रहा है, आरी, तो वो क्या हो जाएगा, इस शब्द में प्रत्यय हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब ये सवाल कौन से टॉपिक से है, संज्ञा। हम सिर्फ PYQ प्रैक्टिस ही नहीं करते, जबकि बल्कि टॉपिक्स को भी एनालिसिस करते हैं कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो संज्ञा टॉपिक से भाववाचक संज्ञा पूछी है। तो दल, ढेर, जवानी और लोहा, इन सब में अगर आप देखो ना कि जिसमें एक मूवमेंट, एक इमोशन आ रहा है, एक भाव आ रहा है, तो वो आ रहा है जवानी शब्द में, ठीक है, जवानी। तो यहाँ पर जवानी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब अगला टॉपिक क्या आ गया हमारे पास, पर्यायवाची से सवाल है। तो इंद्रधनुष का पर्यायवाची और क्या होता है, सुर चाप। तो याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो सेम क्वेश्चन भले ही ना है कि सुरचाप का पर्यायवाची बताओ, या सुरचाप किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, इंद्रधनुष को कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला आपके सामने सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, प्राचीनतम ठीक है, कन्हैया भी ठीक है, मातृभूमि भी ठीक है, प्रज्वलित गलत है। अब आप कहोगे प्रज्वलित में यहाँ क्या गलती है। तो प्रज्वलित में दोनों आधे ज आते हैं, ठीक है, पूरा ज नहीं आएगा, और ये आपका हो जाएगा प्रज्वलित। क्लियर है आपको इतनी बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, प्रज्वलित वाला पूछा जाता है एरर में। ये अशुद्ध वर्तनी वाला आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ गया है विलोम शब्द से। अस्त्रीकरण का विलोम बताइए। तो अस्त्रीकरण का विलोम होगा निरस्त्रीकरण। सिंपल है, अस्त्रीकरण का विलोम निरस्त्रीकरण हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रिवाइज करा दिए जाए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अगला टॉपिक क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। एक सेंटेंस आपको दिया होता है, उसको एक शब्द में एक्सप्लेन या बताना होता है। अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ना कहलाता है संश्लेषण, यानी कि सिंथेसिस। तो अलग अलग अवयव हैं, ठीक है, उनको जब एक बना दिया जाता है उसको संश्लेषण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है। सवाल है काल से। काल में क्या क्या आता है आपका, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और उनमें भी डिवाइड हो जाता है कि आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण है या पूर्ण है, इस टाइप से। तो ताजमहल का निर्माण कार्य चल रहा था, चल रहा था ना, पूरा नहीं हुआ था। तो था आया है तो भूतकाल हो गया आपका, पास्ट टेंस। और क्योंकि चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, तो वो अपूर्ण था। तो सेंटेंस से आप इतनी बात को समझो, था वर्ड यूज़ हो रहा है तो भूतकाल है, और क्योंकि चल रहा था निर्माण कार्य, कंप्लीट नहीं होता, तो अपूर्ण भूतकाल ये सेंटेंस हो जाएगा।
बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य में किस कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब ये कारक की विभक्ति से सवाल है। क्या है, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज बंटवाए। तो यहाँ पर क्या कारक यूज़ हो रहा है, के लिए, तो संप्रदान के लिए, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, ऐसे करके आपने बचपन में ज़रूर याद की होगी ये लाइन। और कारक से एक सवाल ज़रूर आता है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो के लिए संप्रदान कारक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। फिर से अशुद्ध वाक्य वाला, पहले अशुद्ध शब्द आपसे पूछा था, अब अशुद्ध सेंटेंस यानी कि वाक्य पूछ रहा है। उनने अशुद्ध नहीं है, क्वेश्चन है अशुद्ध नहीं है यानी कि शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है यानी कि शुद्ध है। इसके मतलब 3 जो है वाक्य वो अशुद्ध होंगे, कोई एक शुद्ध होगा। उनने हमारे यहाँ चाय पिया, तो गलत है। यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है, 2 बार यह का यूज़ हो गया। आज चेला भी गुरु का कान काट रहा है, चेला नहीं होता, चेला होता है। महाभारत 18 दिन तक चलता रहा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट सेंटेंस, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। वाच्य, अगला टॉपिक है वाच्य। वाच्य के कौन से प्रकार का वाच्य है ये पूछ रहा है। नेहरू जी ने अपने देश के लिए समस्त सुख सुविधाएं त्याग दी, तो ये कृत वाच्य में आपका आता है, ठीक है। किस में आएगा, कृत वाच्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मुहावरा कोड़ में खाज होना का क्या अर्थ है। देखो मुहावरा से भी सवाल आता है, तो ये टॉपिक आपका क्या हो गया, मुहावरे का। कोड़ में खा जाना, ठीक है। एक तो कोड़ है, ऊपर से खा जा रही है, इसका मतलब दुख है और ऊपर से और दुख आ रहा है, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। एक दुख पर दूसरा दुख होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये मुहावरे से था, अब लोकोक्ति से सवाल है। जो हांडी में होगा वह थाली में आएगा, इसका क्या मतलब है, जो मन में है वो प्रकट होगा ही होगा। थाली में तो वही आएगा जो बन रहा है हांडी में, इसका मतलब जो आपके मन में है वो सामने आएगा ही आएगा, प्रकट होगा ही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है, नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए निर्देश देना है अगर, तो कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। तो चिन्ह से भी सवाल कई बार आ जाता है, ठीक है। तो नाटक में या एकांकी में अगर निर्देश आपको देना है तो कोष्ठक चिन्ह का आप उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका, कोष्ठक चिन्ह का। अगला सवाल आपका, अब एक 5 नंबर का आपका पैराग्राफ या गद्यांश आता है। इसके मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराती हूँ, लेकिन हाँ हम गद्यांश को ज़रूर पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चले कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। गद्यांश में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। गद्यांश आपका, देखो गद्यांश की प्रैक्टिस करनी क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बड़ा सा आता है और स्क्रीन पर इसको पढ़ने में, ऊपर नीचे करने में कंप्यूटर पे टाइम लग जाता है। तो इसकी आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जब एग्ज़ाम में ये आए ना, तो जब आप एक बार में पढ़ कर ही पढ़ते पढ़ते आप समझ जाओ। कई बार क्या होता है, जनरली अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्या करोगे, पहले आप इसको एक बार पढ़ लिया आपने, फिर जब आप क्वेश्चन पे गए आप फिर उसको ढूंढ रहे हो, फिर क्वेश्चन पे गए फिर ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर आप एक बार में अंडरस्टैंडिंग से पढ़ लोगे तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो आप जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर खुद ही टिक लगा दोगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको देखना पड़े कि हाँ ये लाइन कहाँ पर थी, कोई डेट वगैरह दी होगी तब, या ईयर दिया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में भी पैराग्राफ आएगा आपका और हिंदी में भी। और ये हिंदी इंग्लिश क्योंकि आपको पार्ट 2 भी करना होगा, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या पीआरटी वाले, तो पार्ट 2 के लिए मैक्सिमम टाइम आपको बचाना है। 2 घंटे का ही पेपर होता है, मैक्सिमम टाइम पार्ट 2 में बचाने के लिए पार्ट 1 को बहुत कम समय में करना होता है। आप हिंदी इंग्लिश का बाकी पोर्शन तो जल्दी कर लोगे, मुझे पता है इस बात का, लेकिन वो कम वाला जो बात है वो इसमें भी लागू होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा कि बाकी पोर्शन तो आपने कम में कर लिया और गद्यांश को आपने 10 मिनट दे दिए या 7-8 मिनट दे दिए। इतना टाइम नहीं देना है, ठीक है। गद्यांश को इतना टाइम नहीं देना है, और वो आप कब कर पाओगे, तब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। वही फॉलो होता है इंग्लिश में, वही फॉलो होता है हिंदी में। तो हिंदी इंग्लिश में आपकी जो रीडिंग है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए। ये रीडिंग का मतलब ये नहीं कि बस आप जल्दी जल्दी पढ़ पाते हो, उसके साथ साथ समझ भी आपको होनी चाहिए। वो तब कब आएगी, जब ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। तो पूरा हिंदी का पोर्शन जल्दी कब होगा, जब गद्यांश को भी आप कम समय में कर पाओ, तभी आप पार्ट 2 को, अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है।
व्यक्ति समाज की इकाई है और शिक्षा व्यक्ति को सत्य, चित्त और आनंद की अनुभूति करने योग्य बनाती है। शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। इस प्रकार शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। आज समाज के मूल रूप को परिष्कृत करने हेतु नैतिक शिक्षा के प्रश्न का विशेष बल दिया जाने लगा है। यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि हमारी मान्यताओं का स्खलन हो रहा है। सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। आज हमने भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना दिया है। हम भौतिकवादी से अभौतिकवादी होते जा रहे हैं और यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। आज शिक्षा का महत्व केवल पुस्तकीय ज्ञान मात्र है जो पुस्तकों में ढलता जा रहा है। यह शैक्षिक प्रक्रिया केवल मशीनीकरण का पर्याय ना बने और व्यवहारिक सद शिक्षा का स्वरूप विकसित हो। इसके लिए अपेक्षित है कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, अन्यथा समाज में अपराध प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी ज़रूरी बनाए रखना आवश्यक है। आज विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता, निराशा, हतोत्साह के प्रमुख कारण है मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव। अतः विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए, उनमें दृढ़ संस्कारों का निर्माण करने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना असंभव है। क्या बोल रहा है इसमें, क्या है मीन इसका अर्थ पूरे गद्यांश का? तो अर्थ यही है कि सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान काफ़ी नहीं, नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है समाज के निर्माण के लिए, जिसमें आप संस्कारों को सीखते हो, आध्यात्म को सीखते हो। ठीक है, ये इसका पूरा निचोड़ है। अब मैं आपको दूसरे पेपर पर लेके चलती हूँ। मैंने आपको बोला था कि हम गद्यांश को रीड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस इसके नहीं करेंगे। ये जो पेपर है, ठीक है, ये पेपर आपका पूरा, आपको सारी जो पेपर मैं यहाँ पर कराती हूँ इनकी पीडीएफ दे देती हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो पीडीएफ वहाँ से ले लेना। अभी जो पेपर है इसमें सिर्फ हिंदी नहीं होगी, कंप्लीट पेपर होगा। 2021 का पेपर मैं करा रही हूँ और जितने भी सब्जेक्ट्स के टीजीटी, पीजीटी में, पीआरटी में जितने पेपर मेरे पास मैं इकट्ठे करते जाऊँगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, साइंस के हों, मैथ्स के हों, ठीक है, सोशल साइंस के हों, इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, पार्ट 1 तो सब में सेम होता है, तो उन सब का मैं आपको ये जनरल पेपर करा रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेपर आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका समास से। ठीक है, पहले वाला पेपर जो हमने जस्ट किया है उसमें संधि से सवाल था, समास से नहीं था ना। इसमें समास से पहला सवाल है। तो कष्ट साध्य, जो कष्ट साध्य एक शब्द है, ये इसमें कौन सा समास है? तो सारे समास के प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे ये जानने के लिए, पहचानने के लिए कि किसी शब्द में कौन सा समास है। तो कष्ट साध्य जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब पिछले पेपर में आपने देखा कि तत्सम शब्द से सवाल था और अब किससे है? तद्भव शब्द से। ठीक है, तद्भव शब्द वो होते हैं जो शुद्ध हिंदी से थोड़ा तोड़ मरोड़ कर सामान्य बोले जाने वाली भाषा हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं तद्भव। जैसे सुभाग, भिक्षा और याचक, ये तत्सम शब्द हैं, शुद्ध हिंदी के आपको देखते ही प्रतीत हो रहे होंगे। लेकिन जो किवाड़ शब्द है, दरवाज़ा को बोलते हैं, गेट को, तो किवाड़ नॉर्मली भाषा में लोग यूज़ करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका सवाल है यौगिक शब्द से। ठीक है, यौगिक शब्द, तो यहाँ पर यौगिक शब्द जो है वो क्या होगा? ठीक है, कमल, धन और पुस्तक, ये यौगिक शब्द नहीं है। इनमें से जो धनवान होगा, ठीक है, जो धनवान शब्द है वो यौगिक शब्द होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ यौगिक शब्द होते क्या हैं। तो देखो, यौगिक का मतलब होता है मिलकर कोई चीज़ बनी होती है। तो यौगिक शब्द भी वही होता है जब दो शब्दों के मेल से कोई शब्द बनता है, उसको क्या बोला जाता है? यौगिक शब्द बोला जाता है। अब अगले सवाल पर आते हैं। क्रिया से सवाल है और सवाल क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण दे रहा है? पूर्वकालिक क्रिया का, अजय पढ़कर खाता है। ठीक है, इनमें से जो पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? अजय पढ़कर खाता है। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है अरण्य का पर्यायवाची नहीं है।
पर्यायवाची से पहले भी सवाल था, विलोम से भी था, अब फिर से पर्यायवाची से सवाल है। अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से अनन्य अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पर्यायवाची हैं फिर तो अरण्य के, ठीक है। तो अरण्य कहते हैं जंगल को, बेसिकली याद रखना, अरण्य किसको कहते हैं, जंगल को, और उसी को कानन भी कहते हैं और उसी को विपिन भी कहते हैं। तो अरण्य क्या हो गया आपका, जंगल, कानन और विपिन, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जो शब्द युग्म दिया है उसका अर्थ बताना है आपको। कर्ण और कर्ण का क्या मतलब है, तो कर्ण तो कान को बोलते हैं, जो बाद वाला कर्ण है इसको कान बोलते हैं, और जो कर्ण है करण करण, ये इसको, ये साधन को कहते हैं, सोर्स, ठीक है, साधन, और कर्ण कान को बोलते हैं। अगला सवाल है, विलोम शब्द पूछा है स्वार्थ परायण का, स्वार्थ से जो परायण हो, ठीक है, तो स्वार्थ परायण का जो विलोम शब्द होगा वो स्वार्थ विमुख होगा। स्वार्थ परायण और स्वार्थ विमुख एक दूसरे के क्या हैं, विलोम शब्द हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक से, और वाक्य क्या है, वाक्य है सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान। गान यानी कोई भी गीत जो सबके साथ मिलकर गाया जाए उसको बोलते हैं सहगान, साथ में गाना, क्या बोलते हैं, सह ज्ञान उसको बोला जाता है। अब अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल का एग्जाम्पल है। हेतु हेतु मद भूतकाल का एग्जाम्पल देख लो क्या है, यदि रोहित ने निमंत्रण दिया होता तो मैं उसकी शादी में अवश्य चलता। अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, इस टाइप का जहाँ पर आपको वाक्य मिल जाए वो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। अगर मैं अच्छे से पढ़ लिया होता तो मैं परीक्षा को पास कर पाता, ठीक है, तो ये आपके हेतु हेतु मद भूतकाल के एग्जाम्पल होते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, एक वचन शब्द पूछा है, इनमें से एक वचन, तो हर एक, ये एक वचन है, जबकि दाम, ओठ और होश ये एक वचन शब्द नहीं है। हर एक की बात हो रही है ना, हर एक, तो हर एक में आपका क्या आ जाएगा, एक वचन ये शब्द हो जाएगा। अगला सवाल में आपसे वाक्य के प्रकार में मिश्र वाक्य पूछा है, ठीक है, मिश्र वाक्य, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा वैसा इस तरह का जब आपको वाक्य मिल जाता है तो वो मिश्र वाक्य होता है। कोई सिंपल सेंटेंस है, अगर वह घर जाता है, एक वाक्य आपको मिला, वह घर जाता है, ये सरल वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये मिश्र वाक्य है। और जो पहला वाक्य है वो कौन सा है, वो है संयुक्त वाक्य है। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल बता दिया, जो एक लाइन में सीधा वह घर जाता है, वह खाता है। मिश्र आपने एग्जाम्पल देख लिया, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य, जिसमें और वगैरह से कनेक्ट, और, तथा, व, इनसे कनेक्ट करके, जैसे अपना कार्य पूर्ण करो, जिसमें 2 सेंटेंस जुड़ जाएं और वगैरह के माध्यम से, ठीक है, जैसे अपना कार्य पूर्ण करो और घर जाओ, ये संयुक्त वाक्य है। जैसे जल्दी तैयार हो जाओ, एक वाक्य हो गया, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी, 2 वाक्य, तो ये संयुक्त हो जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और ये सवाल का आंसर दिया नहीं गया है बाय DSSS भी, इसको स्किप कर देते हैं। अगला है मुहावरे का टॉपिक से सवाल, जैसे को तैसा का क्या मतलब है, क्या मतलब है, इसका मतलब है, कई बार तो मुहावरा देकर अर्थ पूछ लेता है, इस बार उल्टा है, अर्थ दिया है, मुहावरा पूछा है। तो तालू में दांत जमना, टका सा जवाब देना, ढंग पर चढ़ना, तुर्की ब तुर्की बोलना, तुर्की पे तुर्की बोलना। अगर मैंने तुर्की बोली, मेरे सामने वाले ने भी तुर्की में जवाब दिया, यानी कि जैसा मैंने किया वैसा ही सामने वाले ने किया, जैसे को तैसा। क्लियर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है लोकोक्ति, जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ क्या है। लोकोक्ति टॉपिक से सवाल है, और सवाल क्या है कि लोकोक्ति का अर्थ बताइए। लोकोक्ति है जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसा मुखिया वैसी अन्य सभी। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा पढ़कर ही। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। चिन्ह का प्रयोग पूछ रहा है कि इस वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। छोटे लोगों को बढ़ चढ़कर बोलना, तो चिन्ह क्या होते हैं पता है आपको, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, या ये हुआ, चिन्ह होते हैं। इसमें 2 चिन्हों का यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में, एक तो बढ़ और बढ़ चढ़ करके जो बीच में है, और एक बोलना के जो बाद है। तो बोलना के जो बाद है इसको तो कहते हैं फुल स्टॉप इंग्लिश में, और हिंदी में पूर्ण विराम।
और जो ये बढ़ और चढ़ कर के बीच है इसको कहते हैं योजक चिन्ह। तो ये एक योजक चिन्ह है और एक क्या है, पूर्ण विराम। क्लियर है। अब आ जाता है हमारा गद्यांश, इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थमुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए जिसने केवल अर्थलोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुनिया को देखकर कभी उसमें करुणा आती है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर उसमें क्या आता है, क्रोध आता है। यदि उससे किसी लोम हर्षक अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्म अनुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमें क्या मतलब, चलो अपना काम करते हैं। तो यह महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है। ठीक है, यानी कि बस पैसे से मोह माया है और किसी चीज़ से नहीं, इसमें कहा जा रहा है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नहीं करेंगे फ़िलहाल, आपने ये पढ़ लिया है। मेरा जो यहाँ पर आपको कराने का पर्पज़ है कि गद्यांश का आप टॉपिक जान लो कि किस किस टॉपिक से कनेक्ट होकर आपसे जो है गद्यांश से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और पेपर कर लेते हैं। तो टोटल आज के सेशन में हमारे हो जाएंगे 60 सवाल, है ना। तीसरा पेपर अब मैं करा रही हूँ, आप हिंदी का 2 मैंने आपको करा दिए हैं। तो इससे अच्छी प्रैक्टिस आपकी मुझे नहीं लगता कहीं से हो पाएगी, क्योंकि देखो बुक से भी आप पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है जब आप सुनकर चीज़ें पढ़ते हो और सुन भी रहे हो देख भी रहे हो तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं इसका शुरू करती हूँ आपके साथ। निम्नलिखित में से सहानुभूति का संधि विच्छेद बताइए। सहानुभूति का आपसे, तो सहानुभूति शब्द का आपसे पूछा है संधि विच्छेद। तो सहानुभूति में देखो इसमें इसको शब्द को भी अच्छे से पढ़ लो। न पे छोटे ऊ की मात्रा है और भ पे बड़ू ऊ की। कभी आपसे गलत शब्द में पूछ लिया जाए गलत मात्राएं लगाकर तो आप ध्यान रखना। सहानुभूति कैसे लिखते हैं, सहानुभूति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सह प्लस अनुभूति। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सह प्लस अनुभूति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला किस टॉपिक से है, रूढ़ शब्द से है। यौगिक शब्द से हमने पढ़ा पहले पेपर में, अब पूछा इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो मत। ठीक है, रूढ़ शब्द इनमें से हो जाएगा मत, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं ठीक से दिया DSSB ने। तिरस्कार का सही विशेषण रूप क्या होगा। तो तिरस्कार एक सामान्य शब्द है, इसको अगर विशेषण में बदलना है तो तिरस्कृत। ठीक है, तिरस्कृत होना, अपमान होना। ठीक है, तो तिरस्कृत हो जाएगा तिरस्कार का विशेषण रूप। ये सवाल था आपका विशेषण से। और फिर से पर्यायवाची से अगला सवाल है, निरर्थक का पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम यानी कि सेम शब्द, निरर्थक का जो मतलब हो वही मतलब। तो निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो, बेकार, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे शुद्ध रूप पूछा है, एक ही शब्द यहाँ पर लिखा है दर्शनाभिलाषी। अब क्या आपको पता है कि दर्शनाभिलाषी कैसे लिखते हैं, दर्शना, पहले आप लिखोगे दर्शना, फिर आप लिखोगे भिलाषी, भी ला और शी, श पे बड़ी ई की मात्रा और भा पे छोटी ई की। तो दर्शनाभिलाषी ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3। ये पूछा जाता है वाक्य गलत या सही का और शब्द गलत या सही का सवाल। अगला है उन्मूलन का विलोम बताइए। तो उन्मूलन होता है किसी चीज़ को उखाड़ कर फेंक देना, और इसका उल्टा हो जाएगा रोपण यानी लगाना। जैसे पेड़ का हम रोपण करते हैं, पौधा रोपण आपने शब्द सुना होगा, यानी कि लगाना पेड़ को। और उन्मूलन आपने एक शब्द सुना होगा, वन उन्मूलन का मतलब है पेड़ों को काटना। ठीक है, तो उन्मूलन और रोपण एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद अर्थ बताना है। उद्धार और उधार, तो उधार लेना तो पता है कर्ज, और उद्धार, मेरा उद्धार हो गया है, कष्ट से मुक्ति मिल गई है। तो 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में मेरी जो स्पीड है वो फास्ट नहीं लग रही होगी, बिकॉज देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हमारा पर्पज़ है ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो मुझे लगता है स्पीड ठीक है ये और स्पीड ये इसलिए इतनी है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ हम एग्ज़ाम से पहले कवर कर लें। सेकेंडली, अगर आपको ज़्यादा ही तेज़ लग रही है तो ये सारी PDF मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, या तो वहाँ से पढ़ लेना या वीडियो को रोक रोक के एक एक क्वेश्चन आप देख लेना। मेन पर्पज़ ये नहीं है कि बिल्कुल आपको समझना है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कारक, संबोधन कारक से सही विभक्ति बतानी है। जब हम संबोधन करते हैं किसी का, ठीक है, तो हे प्रभु आपने शब्द सुना है, तो प्रभु को संबोधित कर रहे हैं तो हे, अरे सुनते हो, अरे, अहो, अजी, ये सब संबोधन शब्द होते हैं, संबोधन कारक से संबंधित। क्लियर हो गई इतनी बात। बढ़ते हैं आगे। स्त्रीलिंग, अच्छा इसमें आया सवाल आपको बता देती हूँ। देखो जो 20 क्वेश्चन हिंदी में आ रहे हैं उसमें 5 तो गद्यांश के पक्के ही पक्के हैं, लेकिन उनमें से जो उसके अलावा जो 15 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं ना, उनमें 2-3 क्योंकि टॉपिक ज़्यादा हैं, 15 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी तो जैसे मान लीजिए शब्द के 3 टाइप हैं, या आप लगा लीजिए वाक्य के 3 प्रकार हैं, तो किसी बार सरल वाक्य से क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी बार मिश्र वाक्य से पूछ लेगा, कई बार पर्यायवाची पूछ लेगा तो विलोम नहीं पूछेगा, विलोम पूछेगा पर्यायवाची नहीं पूछेगा, संधि पूछ लेगा समास नहीं पूछेगा, या समास पूछ लेगा संधि नहीं पूछेगा। वैसे ही अब कई बार ये शब्द किस प्रकार का है, लिंग का है, कौन से, ये पूछता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। तो अब इतने सारे पेपर जब आप एनालिसिस कर लोगे ना तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। जितने ज़्यादा PYQ लगाओगे, मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ मेरे वीडियो से नहीं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा PYQ लगाओ, उससे क्या होगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने से निकल जाएगा, तो बिल्कुल आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, समुदाय पुल्लिंग है, प्राधिकरण विद्यापीठ पुल्लिंग शब्द है, जबकि जो स्त्रीलिंग है वो राज्यसभा है। राज्यसभा और लोकसभा आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो लिंग से सवाल पूछ लेता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए निश्चयवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना है। ये जो वाक्य है ये निश्चयवाचक है और इसको प्रश्नवाचक में बदलना है। मोहन किसी ना किसी तरह से उत्तीर्ण हो गया। मोहन कैसे उत्तीर्ण हो गया, सिंपल। मोहन कैसे, अनुत्तीर्ण की तो बात ही नहीं हो रही, तो अनुत्तीर्ण तो आएगा ही नहीं, ठीक है। मोहन ऐसे कैसे उत्तीर्ण हो गया, ये कोई तरीका है नहीं। सही सवाल क्या होगा, क्योंकि सवाल क्यों बोल रही हूँ, प्रश्न पूछा है ना, प्रश्नवाचक में बदलना है किसको, मोहन किसी ना किसी तरह से उत्तीर्ण हो गया, तो इसको प्रश्नवाचक में बदल दो, मोहन कैसे उत्तीर्ण हो गया, वो कैसे पास हो गया, तो 4th विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है इनमें से 3rd वाला, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, इसमें कोई एरर नहीं है। आपस में मिलकर परस्पर सहयोग करो। जब आपस में आ गया है तो परस्पर, दोनों चीज़ एक साथ नहीं आ सकती, दोनों का एक ही मतलब है। आप कभी भी किसी समय हमारे घर आएँ, आ सकते हैं, कुछ इस तरह से इसमें होगा, ये भी गलत है। आज कई अनेक, कई और अनेक एक साथ नहीं आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुहावरे का क्या अर्थ है। मुहावरा है जोंक होकर लिपटना, बुरी तरह से पीछे पड़ जाना। भाई वो तो जोंक की तरह लिपट गया है, जोंक जब लिपट जाती है किस जगह पर तो वो जल्दी से हटती नहीं है, तो बुरी तरह पीछे पड़ना इसका अर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है किसी भी उपाय से स्वभाव नहीं बदलता। ये अर्थ दिया है लोकोक्ति का, लोकोक्ति बतानी है आपको। तो गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता, किसी भी उपाय से स्वभाव नहीं बदलता व्यक्ति का, ठीक है। गधे को अगर आप धो दोगे वो बछड़ा थोड़ी बन जाएगा, वैसे ही जिसका जो स्वभाव है वो नहीं बदलता। क्लियर हो गई इतनी बात। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग पूछा है, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह क्या, आपके डबल कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये उद्धरण चिन्ह में आते हैं। तो ये किस में प्रयोग किया गया है, केवल दूसरे वाले वाक्य में, ठीक है। तो ये डबल कॉमास जो यूज़ हुए हैं उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं, याद रखिएगा आगे। अब आपका आ जाता है गद्यांश। अब देख लेते हैं किस टॉपिक से क्या इसमें कहा गया है फटाफट से। सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग।
परंतु जहाँ हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं, वहाँ हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिसमें विघ्न बाधाओं से जान बच सके। आशंका से उत्पन्न या नर्मता गोस्वामी जी को आश्रय से आलंबन बना देती है। ठीक है, जब स्फुट अंशों के संचारी भावों और अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं, तो यह आश्रय से संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भाइक सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास्य बना देती है। अब आपको ना ये तीनों ही गद्यांश पढ़कर एक बात फील हुई होगी कि इनमें काफ़ी भारी भारी शब्द दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप एकदम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, बता सकते हो। क्वेश्चन 5 में से हुआ तो हुआ एक, है ना भाई, आपसे पूछ ले कि इसका जो ये क्या क्या टॉपिक बनेगा, इसका शीर्षक क्या होगा, तो उसमें थोड़ी आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकती है अगर इस तरह का भारी भरकम शब्दों से बना गद्यांश होगा तो। अदरवाइज़ आपको आराम से इसके आंसर्स मिल जाते हैं, भले ही ये टिपिकल वर्ड्स में आपको गद्यांश दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे कितने सवाल पूरे हो गए आज? 60 सवाल। ठीक है, और लगभग 30 मिनट, आधे घंटे का समय हुआ है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊँ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हो, पहले आपने वीडियोस नहीं देखी, तो DSSB PYQ नाम से हमारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पर जाना और उसको देख लेना। टीचिंग एग्ज़ाम्स की ही प्रिपरेशन हम इस चैनल पर करवाते हैं और आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, वो सब भी आपको बताते हैं। ठीक, तो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आपको अगर PDF चाहिए, प्रीवियस से पेपर्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है टेलीग्राम का, जिसका नाम सिलेक्शन मेट ही है। वहाँ पर जाकर आप जो है वहाँ पर टेलीग्राम पे जाकर आप PDFs वगैरह ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से मैं ये चीज़ें करा पाऊँ, रिवाइज़ करा पाऊँ क्वेश्चंस को। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अगर आप आगे भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो की डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 2 दिन में, 1 दिन में, कभी कभी रोज़, कभी 2 से 3 दिन में वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मैं प्रीवियस से ढूंढ कर लाती हूँ, और टीचिंग एप्टीट्यूड के तो मैं आपको सारी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन कराने की जो है प्लानिंग कर रही हूँ और करा भी रही हूँ। मैंने आपको DSSB के प्रीवियस ईयर करा दिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के, NVS के करा दिए हैं, सुपर टेट के करा दिए हैं, और भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग के, जहाँ पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, मैं आपको उसके क्वेश्चंस कराऊंगी, चाहे वो CTET के हों, कहीं के भी हों। तो आप वो देखने के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर देना। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी दोस्त आपके टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई भी आपके डाउट है एग्ज़ाम रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।